सेकेंड बुक के डेरिवेशंस पे आए हम लोग। तो सेकेंड बुक में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, एक ही डेरिवेशन है हमारे पास, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। एक वायर को हमने स्ट्रेच करके इसके लेंथ में स्मॉल लेंथ का इंक्रीमेंट किया है। एक्चुअल लेंथ कैपिटल एल है एंड हमने इसको स्ट्रेच किया जिससे लेंथ में इंक्रीमेंट क्या आ गया है, स्मॉल एल का। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने वायर का क्या लिया है, स्मॉल ए। तो कैपिटल एल क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एंड स्मॉल एल क्या है, इलोंगेशन इन वायर। जिसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ काम आता है इलोंगेशन, डेल्टा एल निकालने के, डेल्टा एल सॉरी, इसी को डेल्टा एल बोलते हैं हम। जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, इलोंगेशन ऑफ वायर को डेल्टा एल। तो मैं डेल्टा एल की जगह क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, स्मॉल एल। एंड जैसा हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल की जगह हम लोग ये यूज कर रहे हैं, यानी फोर्स अपॉन एरिया इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, एल अपॉन एल। यहां से फोर्स क्या आएगा, इस तरह से फोर्स क्या आएगा हमारे पास, फोर्स फाइंड करें तो फोर्स की वैल्यू आती है y इंटू ए इंटू एल अपॉन में कैपिटल एल। ये हमारे पास फोर्स आ गया, बट हमें वर्क डन चाहिए। नाउ हमें पता है वर्क डन यानी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, वायर को कितना डिस्प्लेस किया, तो हमने ये अज्यूम किया कि वायर को स्मॉल लेंथ से हमने डिस्प्लेस किया है, दैट इज डेल्टा एल। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ इस तरह से इंटीग्रेट करें हम दोनों साइड्स को, ये तो वर्क डन आ गया। फोर्स हमारे पास है वाई ए एल बाय कैपिटल एल। देखो हम डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी सब टर्म हमारे लिए कांस्टेंट है। स्मॉल एल का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, क्या आएगा, स्मॉल एल का इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाय 2। इन दिस में वर्क डन क्या आ जाता है हमारे पास, वाई ए एल स्क्वायर बाय 2l। पर अभी तुम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इसमें फोर्स क्या फाइंड किया था, वाई ए एल बाय कैपिटल एल। क्या इसको हम एफ लिख सकते हैं, इन दिस वे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इनटू इलोंगेशन का हाफ। तो यही हमें प्रूव करना था। इवन हम स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म में भी इसको ला सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू पुट करके स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के टर्म में भी ला सकते हैं। तो इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं वर्क डन इन इलोंगेशन ऑफ वायर के। तो इस तरह से हमने देखा वर्क डन होता है हाफ ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ। इसी में एक और डेरिवेशन आ सकता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। हमने एक वायर को स्ट्रेच किया एंड हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा कि हमने देखा वर्क डन क्या होता है हमारे पास, हाफ एफ इंटू एल। नाउ हमें चाहिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। हमने जो भी वर्क डन किया वो उस वायर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। नाउ हमें चाहिए एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, स्मॉल यू,
which is equals to W by volume, यानी कि हाफ F इंटू L एंड वॉल्यूम यानी क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। इन दिस वे ये क्या बन जाएगा, F बाय A इंटू L बाय L। ये L मीन्स क्या है, चेंज इन लेंथ, इलोंगेशन। यानी इस तरह से हमारे पास आया हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन। सिंपली हम लोग उसको स्ट्रेन लिख रहे हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ से फ्लूइड के डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है मैं बस वही करवा रहा हूँ, मतलब जो इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ देम इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। A1V1 क्या है, देखो सपोज ये फर्स्ट एंड दिख रहा है हमें इस ट्यूब का, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या लिया है A1, एंड इसका अनदर एंड है जिसका हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया है A2। नाउ सपोज वेलोसिटी जहां से लिक्विड एंटर करता है, जिस वेलोसिटी से लिक्विड एंटर करता है दैट इज V1, एंड जिस वेलोसिटी से लिक्विड इसको लीव करता है ट्यूब को दैट इज V2। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट A1V1 इक्वल्स टू A2V2, एंड इसके लिए हमें मास सबसे पहले निकालना पड़ेगा, मास पर यूनिट टाइम। क्या निकालेंगे हम लोग, मास पर यूनिट टाइम। नाउ वी नो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन में क्या लेंगे हम, टाइम t। ना हमने ये सपोज अज्यूम कर लिया कि ओवरऑल डेंसिटी जो है लिक्विड की उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। अगर लिक्विड कंप्रेस हुआ तो डेंसिटी चेंज होगी, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया है, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। एंड मैं डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रो से। नाउ वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम, एंड लेंथ मतलब कि डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, जिसको मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि कैपिटल V हमने वॉल्यूम लिया है। इन दिस में हमारे पास ये आता है मास पर यूनिट टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना वॉल्यूम इस ट्यूब में एंटर करेगा, जितना मास इस ट्यूब में एंटर करेगा, उतना ही मास पर सेकेंड लीव करेगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, according to law of conservation of mass, mass entering into the tube equals to mass leaving the tube, that is rho A1 V1 इक्वल होना चाहिए रो A2 V2, assuming that the density is the same। इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी को डेंसिटी से कैंसिल कर देंगे। इस तरह से A1 V1 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास A2 V2, that means area into velocity is constant और velocity is inversely proportional to area of cross section। इसी को हमने क्या बोला है, equation of continuity, that is A into V equals to constant। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस the total energy of a liquid, that is pressure energy, potential energy and kinetic energy, and sum of all the three energy is constant। इसी को हमने क्या बोला है, बर्नौलीज थ्योरम। एंड अगर हम यूनिट मास ले लें तो फॉर यूनिट मास प्रेशर अपॉन डेंसिटी प्लस GH प्लस हाफ V square is constant। This mathematical statement of Bernoulli's theorem is known as Bernoulli's equation।
एंड हमें इसी को डिराइव करना है, बर्नौलीज थ्योरम को डिराइव करना है। तो बहुत बार स्कूल एग्जाम में ये 5 मार्क में डेरिवेशन पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने एक ट्यूब अज्यूम की है हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड इसका वन एंड h1 हाइट पे है बट अनदर एंड इज एट हाइट h2 विच इज ग्रेटर देन h1। लिक्विड एंटर करता है v1 वेलोसिटी से एंड लीव करता है v2 वेलोसिटी से। फर्स्ट एंड पे प्रेशर हमने P1 अज्यूम किया है एंड सेकेंड वन पे प्रेशर हमने P2 लिया है। ऑब्वियसली P1 जो होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन P2, तभी लिक्विड जो है वो लोअर हाइट से कहाँ जा पाएगा, हायर हाइट पे। यहाँ जो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है दैट इज A1 एंड दिस वन एरिया इज A2। नाउ हमें प्रूव करना है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल, काइनेटिक एंड प्रेशर का जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी, इस हाइट पे H2 पे, यानी mgH2 माइनस क्या लेना चाहिए हमने, ऐसा ही क्यों लिया, ये क्लियर हुआ सबको? बिकॉज सेकेंड वाले एंड पे जो ये होगी एनर्जी वो क्या होगी, हाई होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। नेक्स्ट आते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारे पास, कहाँ वेलोसिटी ग्रेटर होनी चाहिए, दिस एंड, बिकॉज इसका एरिया कम है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी V2 मस्ट बी ग्रेटर देन V1। सो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। नाउ हमने ये टू एनर्जीज तो ले ली, थर्ड वन आती है प्रेशर एनर्जी। तो जब हम प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। नाउ वी नो वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर इनटू क्या होता है, वॉल्यूम, ये होता है वर्क डन। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब ऑब्वियसली प्रेशर कौन सा ग्रेटर होना चाहिए, P1। तो हमने जो वर्क डन किया, to move the liquid from this end A to end B, that should be equals to P1V minus वॉल्यूम हमने सेम ही लिया है, P1V इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस P2V क्या आना चाहिए, वर्क डन। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमने जो भी वर्क डन किया वही चेंज इन एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वर्क डन क्या था हमारे पास, P1V माइनस P2V। काइनेटिक एनर्जी हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या था हमारे पास, mgH2 माइनस mgH1। अब ये जो नेगेटिव टर्म है इनको लेफ्ट में ले आते हैं और ये जो वाला नेगेटिव टर्म है इसको राइट में ले जाते हैं। इन दिस वे हमारे पास रिलेशन आएगा P1V प्लस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस mgH1 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, P2V प्लस हाफ m V2 स्क्वायर प्लस mgH2 आएगा इस तरह से।
तो ये तो एक रिलेशन आ गया, देखो 3 एनर्जीज का सम आ गया हमारे पास स्टिल, बट यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास। नाउ डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय, किससे डिवाइड कर सकते हैं हम पूरी इक्वेशन को? वॉल्यूम से। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय वॉल्यूम, तो हमें मिलेगा P1 मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। यहां पर भी क्या आ जाएगा? डेंसिटी इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर रो इंटू GH2। हमने यहाँ पर ये अज्यूम किया कि डेंसिटी भी ओवरऑल क्या है? सेम है। So in this way pressure energy plus kinetic energy plus क्या आएगा हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या बन गया? कांस्टेंट। एंड इसी को हमने क्या नाम दिया है? बर्नौलीज इक्वेशन। ना अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन इस तरह से थी। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने अज्यूम किया है कि, अच्छा सॉरी, इन्होंने क्या कर दिया, पूरे इसको रो से, डेंसिटी से भी डिवाइड कर दिया। तो अगर हम डेंसिटी से भी डिवाइड कर दे तो वो बर्नौलीज इक्वेशन आ जाएगी। यानी उस केस में हमारे पास आएगा क्या? P बाय रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस G इंटू एच इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास? इसी को हमने कौन सी इक्वेशन बोला है? बर्नौलीज इक्वेशन। अगर हम इसको G से भी डिवाइड कर दें, V स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? G प्लस एच इक्वल टू, now this is known as pressure head, this one is known as velocity head, and this one is known as gravitational head. तो हम बर्नौलीज थ्योरम को एक और तरह से बोल सकते हैं, द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड इज आल्सो कांस्टेंट। फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू एन ओरिफाइस, ओरिफाइस मींस एक स्मॉल होल जो हमने टैंक में किया है जिससे वाटर क्या कर रहा है? बाहर आ रहा है इस तरह से। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ वाटर is similar to that we throw a stone from the same height. Suppose हम h हाइट से एक स्टोन को थ्रो करें, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी √2gh। क्या प्रूव करना है? वाटर की वेलोसिटी क्या होगी? √2gh। इसी को हमने टॉरिसेली थ्योरम बोला है। It states that velocity of a flux, that means the velocity through which the water is coming out through an orifice, is equal to that which a body would acquire in falling freely through a distance equal to the depth of orifice below the free surface of liquid. That we have to prove that the velocity of the liquid is √2gh. अब ये कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हम लोग अगेन लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन। तो हम 2 पॉइंट पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट ओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करते हैं एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे ये हाइट को कंसीडर करना, आपको इसको नहीं कंसीडर करना, बिकॉज ओ पॉइंट के बाद वाटर बाहर आ गया है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, एंड एज वी नो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन द सम ऑफ potential energy, kinetic energy and pressure energy is constant। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ सिंपली हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी बिकॉज वेलोसिटी इज 0। तो इस तरह से यहाँ पॉइंट ए पे जो एनर्जी मिली हमें वो आ गई P प्लस रो इंटू जी इंटू एच। नाउ आते हैं हम एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे हमारे पास प्रेशर एनर्जी भी होगी
बट यहाँ पे हाइट 0 हो गई। हम किस हाइट की बात कर रहे हैं? ये वाले हाइट की, समझ गए? यहाँ से आते आते वाटर पूरी 0 हाइट पे आ गया। हम इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर आ गया यहाँ पर एनर्जी। नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन, P प्लस रो जी एच इक्वल होना चाहिए P प्लस हाफ रो V स्क्वायर। प्रेशर हमने सेम क्यों रखा? बिकॉज इस पूरे लिक्विड पे एक ही प्रेशर लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से P और P तो क्या हो जाएगा? कैंसल। यानी रो जी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ रो इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर आ गया हमारे पास 2GH, यानी V क्या आएगा? अंडर रूट 2GH। और इसी को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। देखो सिमिलर आया है, दैट इज व्हेन वी थ्रो अ स्टोन, अ फ्री फॉलिंग स्टोन strikes the ground with a velocity of under root 2GH and similar to the this liquid। देखो फर्दर हम लोगों को क्या निकालने के लिए आ सकता है कि ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r निकालने के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए। एंड टाइम कैसा आएगा? h इक्वल टू, देखो ये डेरिवेशन यहाँ पर खत्म है। वैसे ये जो भी हम लोग कर रहे हैं एक्स्ट्रा है। ये कब करना? जब तुमसे क्या पूछा जाए? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वाटर का डिस्टेंस, यानी जिसको हम रेंज बोलते हैं प्रोजेक्टाइल में। जैसे h डैश इक्वल्स टू होना चाहिए ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस वाटर ने कवर किया है, दिख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी? 0। तो यहां से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा हमारे पास? h डैश इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर। टाइम क्या आएगा यहाँ से? t स्क्वायर आएगा 2h डैश बाय g। टाइम आ गया हमारे पास दिस। ना हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए। एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए इसमें? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसके लिए वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ दिस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या आया हमारे पास? 2GH इनटू टाइम पीरियड क्या आया? सेम स्क्वायर रूट में ले लें, G से G कैंसल, 2H इंटू एच डैश क्या आ गया इसका? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे वाटर यहाँ से दूर गिरेगा। तो जनरली जो पूछा गया एग्जाम में दैट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, यहाँ डेरिवेशन कंप्लीट होता है। बट अगर तुमसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछते हैं तो आगे इसको करना है। वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ना है। इट इज अ डिवाइस which is used to measure the rate of flow of liquid in a tube। now हमारे पास एक ट्यूब है जिसमें एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, और हमें उसका रेट ऑफ फ्लो यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? उस ट्यूब को बीच में से कट करके और उसमें क्या लगा देंगे? वेंचुरीमीटर। तो ये जो एंड दिख रहा है हमें, दिस वन, यहाँ से लिक्विड एंटर होगा विथ वेलोसिटी v1, बट यहाँ पर वेंचुरीमीटर में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रिड्यूस कर दिया है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या ली है हमने? v2। यहाँ एक ट्यूब है जिसमें मर्क्यूरी फील्ड होता है। मर्क्यूरी की यहाँ पर कुछ हाइट होगी और यहाँ पर कुछ हाइट होगी, उसी के डिफरेंस को हम यूज करेंगे टू मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सपोज इस एंड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट वन इज ए, एंड
हाँ, दैट वन इज स्मॉल a1 ले लिया और इसको हमने क्या ले लिया, इस एंड पे a2 ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये कहाँ से आया, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो अभी हमने डिराइव की, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये आया हमारे पास। और हमें जो है ना ये v1 फाइंड करना है, v2 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो हमने v2 की वैल्यू निकाल ली और वो क्या आती है, v2 की वैल्यू आएगी a1 v1 बाय a2। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये चीज़ फाइंड कर लेना है क्योंकि हम v2 को रिप्लेस करने वाले हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे वो भी ध्यान देंगे। अब हम लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन। तो पॉइंट ए पे जो एनर्जी होगी दैट इज प्रेशर एनर्जी, और क्या क्या होगी, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं लेने वाले क्योंकि वो तो सेम ही रहने वाली है, एक ही लेवल पे चल रहा है ये। सपोज ये P1 यहाँ का प्रेशर हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये कहाँ से आया, बाय बर्नौलीज इक्वेशन। नाउ दिस P1 माइनस P2 और P2 माइनस P1, यहाँ एक कंफ्यूजन आना शुरू होगा। तो तुम्हें देखना होगा प्रेशर कहाँ हाई होगा, ये वाले एंड पे एरिया कम है, मतलब वेलोसिटी हाई होगी। और वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर लो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम टोटल सम ऑफ ऑल द थ्री एनर्जी इज कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्रेशर एनर्जी को रिड्यूस होना पड़ेगा। दैट मीन्स P1 इज ग्रेटर देन P2। सो अकॉर्डिंग टू दिस P1 माइनस P2 क्या आएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर। ना हम यहाँ पर P1 माइनस P2 को लिख सकते हैं डेल्टा P, हाफ और रो कॉमन ले लें, V2 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया V2 को हम लोग मेजर नहीं करना चाहते, तो जस्ट इसलिए हुआ है बिकॉज वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो रहा है। तो V2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लिखा हमने A1 V1 अपॉन A2 माइनस V1 स्क्वायर। तो डेल्टा P हाफ रो, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, V1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा तुम्हारे पास A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। ना ये सब टर्म्स को अपॉन में लाके हम V1 निकाल सकते हैं। तो V1 स्क्वायर आएगा तुम्हारे पास 2 डेल्टा P 2 डेल्टा P अपॉन में ये पूरा का पूरा टर्म और रो भी आ जाएगा, रो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 आएगा ऐसा। ये हमारे पास V1 स्क्वायर आया है। नाउ V1 क्या होगा, अंडर रूट 2 डेल्टा P, इसके न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली तुम्हें डेल्टा P गिवन होता है एंड A1 और A2 की वैल्यूज भी गिवन होता है। इवन हो सकता है तुम लोगों को रेशियो ही गिवन हो तो और ईजी हो जाएगा काम। और अगर हम चाहे तो एलसीएम लेके इसको न्यूमरेटर में ला सकते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ये न्यूमरेटर में ला सकते हैं हम लोग इसको। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा इस तरह से, अंडर रूट 2 डेल्टा P A2 स्क्वायर 4 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस, बट मैं बोलूँगा तुम लोगों को अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इसको एज इट इज रखो, ये रिलेशन की जगह इसको यहीं छोड़ के आ जाना। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। बट ये डेल्टा पी कैसा आएगा हमारे पास, तो डेल्टा पी के लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे रो इंटू जी इंटू एच।
वहाँ डेंसिटी अलग होगी। ये डेंसिटी हम जो ले रहे थे लिक्विड की डेंसिटी थी जो हमने रो ली है यहाँ पे। जो मर्क्यूरी की डेंसिटी है उसको सपोज हमने रो डैश ले लिया। ये क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। रो डैश हमने डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ली है जो यहाँ पर इस ट्यूब में फिल्ड है। ये दोनों ही ट्यूब में क्या फील्ड होता है यहाँ पर, मर्क्यूरी फील्ड होता है। या फिर अगर आप मर्क्यूरी से नहीं देखना चाहते हो, अगर हम ये अज्यूम करें कि ये पूरे में एक ही लिक्विड चल रहा है, इवन ये जो ट्यूब्स है उनमें भी लिक्विड सेम है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास आएगा प्रेशर वो रो जी एच हो जाएगा और रो रो कैंसिल हो जाएगा। बट वो कब हो सकता है, जब हम ये अज्यूम करें कि थ्रू आउट द वेंचुरीमीटर लिक्विड क्या है, सेम है। यानी इस पार्ट में अगर तुम्हें डेल्टा पी निकालने को आया तो वो डेल्टा पी कहाँ से आएगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू रो जी एच, और एच क्या है, इन दोनों के हाइट का डिफरेंस। नेक्स्ट डेरिवेशन आता है हमारा स्टोक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द विस्कस ड्रैग acting on a free falling object which is falling in a liquid, that is equals to 6 pi eta rv। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r radius of object which is assumed to be spherical, that's why हमने रेडियस कंसीडर की, and which is falling with a velocity v in some liquid। तो स्टोक्स ने कुछ अजम्पशन लिए यहाँ पे। एक तो इसने अज्यूम किया कि बॉडी परफेक्टली स्फेरिकल है, रिजिड है, स्मूथ है, the fluid through which the spherical body fall is infinite in extent and homogeneous भी है। There is no slip between the spherical body and the layer of fluid coming in immediate contact with it। That means इनके बीच में force of friction type है, and उसी friction force को हमने नाम दिया है viscous drag। The velocity of spherical body is small so that the motion of fluid relative to the body remains streamlined। Now according to Stokes law, viscous drag is directly proportional to coefficient of viscosity, directly proportional to radius of object and directly proportional to velocity of object। now जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो इस तरह से फोर्स आ जाता है हमारे पास ये, एंड प्रपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, बट हमें नहीं पता इनके पावर्स क्या है, इसलिए हम इनके पावर्स ले लेते हैं ए बी एंड सी। नाउ हम इस फॉर्मूला को अब डिराइव करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं हमारे पास, एम एल टी माइनस टू, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब डायमेंशन एनालिसिस में हम कांस्टेंट नहीं लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस वन, लेंथ रेडियस मतलब लेंथ के डायमेंशन एल, वेलोसिटी के डायमेंशन एल टी माइनस वन। ना हम इनको सॉल्व करें, m की पावर a, l की पावर माइनस a, t की पावर माइनस a, l की पावर b, l की पावर c एंड t की पावर माइनस c। यानी m की पावर तो a ही रहेगी, l की पावर माइनस a प्लस b प्लस c, t की पावर माइनस a माइनस c। नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, जैसा हमें दिख रहा है यहाँ m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, सो a इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस a प्लस b प्लस c, क्या आ गया हमारे पास 1, एंड माइनस ए माइनस सी कंपेयर करके क्या आया माइनस टू। माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस ए माइनस सी माइनस टू आता है हमारे पास, माइनस साइन कॉमन ले तो ए प्लस सी क्या आ गया 2, ए की वैल्यू 1 थी हमारे पास, सी भी 1 आ गया। ना एक और रिलेशन था हमारे पास, माइनस ए
plus b plus c is 1, this one is minus 1, मतलब 1 पुट किया हमने, b की वैल्यू भी क्या आ गई 1। इन दिस वे फोर्स हमारा बन जाता है k इंटू ईटा की पावर 1, रेडियस की पावर 1 एंड वेलोसिटी की पावर भी 1। नाउ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आती है k इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास 6 पाई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। सो फोर्स आ गया 6 पाई ईटा आर इंटू वी। दिस इज नोन एज, इसको क्या बोला हमने, कौन सा लॉ, स्टोक्स लॉ। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है, विस्कस ड्रैग। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी देखें, एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्री फॉल कर रहा है, वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड मान लें हम लिक्विड की जगह, मतलब एयर में भी हो सकता है या किसी लिक्विड में भी हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा तो उसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, बट अपवर्ड दो फोर्सेस लगेंगे, एक लगेगा अपथ्रस्ट बायोन्सी एंड सेकेंड वन होगा विस्कस ड्रैग। जहां ये अपवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाएंगे डाउनवर्ड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड फॉल होगा एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ दो चीजें आ रही हैं हमारे पास, एक्चुअली थ्री, सॉरी। एक तो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज वेट, और वेट हमने कैसे निकाला है, वेट होगा हमारे पास m इंटू जी, मास यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और हमने इस फ्लूइड की डेंसिटी को क्या लिया है, सिग्मा, सॉरी हाँ सिग्मा। फ्लूइड की डेंसिटी हमारे पास क्या है, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है हमने इसको, एंड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हमने रो से रिप्रेजेंट किया है। एंड जैसा कि हम वेट ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं तो डेंसिटी भी ऑब्जेक्ट की आएगी। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये वेट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपथ्रस्ट। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट, सॉरी अपथ्रस्ट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड, ये किससे आया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और वेट ऑफ लिक्विड यानी अगेन हम लोग क्या लेंगे, m इंटू जी, बट ये मास आएगा किसकी डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से। यानी अपथ्रस्ट जो होगा हमारे पास, जिसको हम सिंपली यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगेन क्या लेंगे हम लोग, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दैट मीन्स जब ये डाउनवर्ड फोर्स यानी कि वेट अपथ्रस्ट और विस्कस ड्रैग के इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है हमारे पास, वेट, अपवर्ड अपथ्रस्ट और विस्कस ड्रैग, यानी कि रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी प्लस में क्या आना चाहिए, 6 पाई ईटा आर, और यहाँ वेलोसिटी को हम v ऑफ t से रिप्रेजेंट करेंगे। v ऑफ t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास यहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये जो टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, हमें v ऑफ t फाइंड करना, ध्यान रखना। तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी माइनस सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारे पास, 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी। नाउ इनमें से क्या क्या कॉमन निकलेगा हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब और जी कॉमन, ये आ गया इक्वल टू
ये टर्म एज इट इज रहेंगे। एंड ध्यान रखना हमें v ऑफ t फाइंड करना है, मतलब ये टर्म कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके। तो वेलोसिटी जो आएगी दैट इज 4/3 पाई r क्यूब g ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा अपॉन में 6 पाई ईटा और r आएगा। पाई और पाई कैंसल, एक r से r भी कैंसल, ये टर्म्स भी कैंसल होंगे। 2 और 6 को कैंसिल करें तो ये फाइनली हमारे पास 2/9 आएगा r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, विस्कोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल करेगा इस स्टेबल यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करता रहेगा। For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.